हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के एमसीक्यू के ऊपर। तो अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू आप कर रहे हैं, तो देखिए, लगाइए सेट और देखिए आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अब बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा का तैयारी कर ही रहे होंगे, तो जीके में आपका कितना मार्क्स आ रहा है ये आप देखिए, चेक कीजिए और अपना नंबर आप हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अटपटा मिलेगा, लेकिन धैर्य रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है? ये कौन सा ऐसा धर्म है? तो ऑप्शन में दिया है लाओइज्म, सिंटोइज्म, यहूदी या कन्फ्यूजिज्म। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा सिंटोइज्म। अगर सिंटोइज्म धर्म के बारे में बात किया जाए तो ये जो है, ये मुख्यतः जापान के लोग इसका पालन करते हैं। और जापान के मुख्य धर्म जो होता है उसको कहते हैं शिंटो धर्म। जापान में लगभग 4% लोग इस धर्म को मानते हैं और इसका कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। जैसे है ना, हम लोग में रामायण महाभारत एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन जापान के लोग शिंटोइज्म जो मानते हैं उनका कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। इनका जो देवता है उस देवता का नाम है कामी। तो ये बातें भी आप याद रख सकते हैं कि जापान के जो शिंटोइज्म धर्म मानते हैं उनके धर्म का देवता को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं कामी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? स्थानीय स्वशासन, कैनिंग, रिपन, माउंटबेटन या राजाराम मोहन राय। आंसर होगा लॉर्ड रिपन। रिपन के बारे में जानते होंगे, और इससे जस्ट पहले थे लॉर्ड लिट्टन। तो लॉर्ड लिट्टन जो है ना, जितना काम बिगाड़े थे भारतीयों के लिए, लॉर्ड रिपन उसको आकर सही किए। जैसे में अगर बात करें तो लॉर्ड लिट्टन 1878 में लाए थे आर्म्स एक्ट, याद होगा आर्म्स एक्ट। और एक आया था हमारा गैंगिंग एक्ट, यानी प्रेस पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो लॉर्ड रिपन जो आएंगे वो प्रेस पे जो प्रतिबंध लगा रहेगा उसको समाप्त कर देंगे। आर्म्स एक्ट जो है इसको समाप्त कर देंगे। ये सारी चीजें करेंगे, ये बातें अच्छे से याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सिविल सेवा की उम्र को घटा देते हैं। सिविल सेवा में जो उम्र थी वो 18 वर्ष, इसको बढ़ाकर ये क्या कर देते हैं, 21 वर्ष कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? महारानी विक्टोरिया के बारे में बात किया जा रहा है कि ये महारानी की उपाधि, भारत की महारानी कब बनी थी। तो महारानी विक्टोरिया के बारे में देखा जाए तो ये भारत की महारानी बनी थी 1877 में। 1877 के बारे में बात करें तो इस समय जो हमारे भारत के वाइसराय थे वो थे लॉर्ड लिट्टन। और इन्हीं के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और दिल्ली दरबार का आयोजन अभी तक 3 बार हो चुका है। एक तो दिल्ली दरबार यहाँ पे लगेगा फर्स्ट बार, सेकेंड बार दिल्ली दरबार लगेगा 1903 में, और इस समय करजन होंगे भारत के वाइसराय। और तीसरा बार दिल्ली दरबार का आयोजन होगा 1911 में, और 1911 में व्यक्ति होंगे हार्डिंग द्वितीय। ये और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वाइसराय कौन थे। तो हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल याद रखिएगा, 1910 से लेके 1916 तक इनका कार्यकाल था, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। अच्छा, अगर महारानी विक्टोरिया के बारे में बात करें तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था, इसी समय ये घोषणा की गई थी कि अब भारत का भी राजपाट चला जाएगा महारानी के हाथों में, है ना। और महारानी को इसी समय एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था कैसर ए हिंद। तो ये सारी बातें छोटी छोटी जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है? ओलंपिक के बारे में जानते होंगे, अभी अभी पेरिस में पेरिस ओलंपिक संपन्न हुआ है 2024 वाला, है ना। ओलंपिक का जो पृष्ठभूमि का जो रंग होता है वो होता है सफ़ेद। अगर ओलंपिक के बारे में बात करें तो पूछता है ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं, और पांचों का रंग अलग अलग होता है। जैसे में लाल होता है, हरा होता है, काला होता है, एक होता है नीला, और एक होता है पीला। ये 5 छल्ले 5 कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करते हैं। अगर लाल देखा जाए तो ये इंडिकेट करते हैं अमेरिका को, है ना। अगर हरा देखा जाए तो हरा इंडिकेट किया जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया को।
ऑस्ट्रेलिया को हरे रंग से इंडिकेट किया गया है। अगर बात करें काला का, तो आप सबको पता है ना, अफ्रीका, अफ्रीका में काले लोग होते हैं। नीला अगर बात करें तो ये इंडिकेट किया गया है हमारा यूरोप को, और पीला इंडिकेट किया गया है एशिया को। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना, ठीक है, और कंफर्म हो लेना। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। अगर पूछेगा ना कि ओलंपिक का झंडा सबसे पहली बार कब फहराया गया था, तो ये ओलंपिक में जो झंडा था ना, वो सबसे पहले 1920 में फहराया गया था। अब आगे चलते हैं। आइलैंड ऑफ पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? जैसे यहाँ पे थाईलैंड है, तो थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। ये पता है ना, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश, है ना। उसी तरीके से पर्ल कहा जाता है, आइलैंड ऑफ पर्ल कहा जाता है बहरीन को। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जैसे इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं, भारत का बगीचा किसे कहते हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना अहमदाबाद को, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है बेंगलोर को, उसी तरीके से भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलोर को। संसार का निर्जनतम द्वीप कौन सा है, गोरों का कब्र किसे कहा जाता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको सेट लगाने में मजा आ रहा होगा, तो लाइक भी कर दीजिए, और जो क्वेश्चन मैं पूछूं उसका आंसर भी आप कमेंट में मेंशन करना। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बता दीजिए सबसे अधिक दास दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में थे, वो कौन सा शासक था। ऑप्शन है तुगलक, फिरोज शाह, अलाउद्दीन और सिकंदर लोदी। तो आंसर होगा FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ी सी बात है। अगर दास के बारे में पूछा जाए ना, तो इसके समय में लगभग दास थे 1,80,000 दास थे। ठीक है, और अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक का, तो इसे नहर निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इसके अलावा इसने जो हमारा कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के मंजिल को तुड़वा दिया था, यानी चौथी मंजिल को तुड़वा दिया क्योंकि उसमें बज्जड़ गिर गया था, और उसकी जगह पे चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक वही व्यक्ति है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है जजिया कर से संबंधित। सबसे पहली बार जजिया कर 720 में लगाया था कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ये याद होगा। अकबर उसको समाप्त करेगा, औरंगजेब फिर से लगा देगा। फिरोज शाह तुगलक ये जो है वो ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा देगा, और लास्ट में 1712 ईस्वी में 1720 ईस्वी में जजिया कर को हमेशा के लिए भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था जो इंग्लैंड गया था। ऑप्शन दादा भाई, महेंद्र पाल, राजा राम मोहन या नाना साहब। इंग्लैंड का दौरा करने वाले व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से कुछ बातें जानना है, ज़्यादा नहीं। जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आंसर आएगा अकबर द्वितीय, है ना, पहला। दूसरा, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तीसरा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 28 में ब्रह्म समाज, है ना। इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा का अंत कब किया था, सती प्रथा का अंत 29 में करेंगे, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। इनके द्वारा ढेर सारा काम किया गया, अगर मैं लिखने लगूँ तो फिर आधा घंटा चला जाएगा, तो यहीं तक रहने देते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में पूछा गया है ये। और राजा राम की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ब्रिस्टल में हुई थी, यानी इसे भेजा गया इंग्लैंड और यहीं इनकी मृत्यु हो गई। यही भेजा था, यही व्यक्ति अकबर द्वितीय, यही लालची व्यक्ति भेजा था कि जाइए मेरे पेंशन को बढ़वाइए, पेंशन हमको कम मिल रहा है, जाके निवेदन कीजिए कि पेंशन बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। हेरिंग पॉन्ड को कहा जाता है, इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत या भूमध्य, है ना। आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, और ये नीचे में हमारा है साउथ अमेरिका, है ना। ये क्षेत्र हमारा है यूरोप का,
और ये क्षेत्र हमारा जो है ये हमारा है अफ्रीका का, और यहाँ पे एस शेप में बना हुआ है अटलांटिक महासागर, है ना, ये है अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी अमेरिका है, ये जो उत्तरी वाला क्षेत्र, ये वाला कनाडा का क्षेत्र, यहाँ पे हैरी नाम का मछली पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा अटलांटिका। ठीक है, आगे डच ऑफ इंडीज किसे कहते हैं? वेस्ट इंडीज को, इंडोनेशिया को, हवाई द्वीप को, या नीदरलैंड को? डच ऑफ इंडीज, तो ये कहा जाता है इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया के बारे में थोड़ी सी बातें, ज़्यादा नहीं। जैसे इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया बीच में ना अपनी राजधानी जकार्ता को बदलकर नूसंतारा कर दिया था, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, फिर से ये राजधानी अपना जकार्ता कर लिया। इंडोनेशिया और भारत, जैसे ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना, भारत का मैप आपके ध्यान में आ रहा होगा, और ये हमारा इंडोनेशिया का क्षेत्र। बीच में ये क्षेत्र दिख रहा है ना, इसे कहते हैं ग्रेट चैनल, और इसी चैनल से होकर हमारा व्यापार होता है भारत और जापान के बीच में, क्योंकि जापान यहाँ द्वीपों का शहर जापान, होन्शु, शिकोकू, होक्काइडो, ये सारे जापान के द्वीप का नाम है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है ये कभी कभी पूछता है, तो ये सुमात्रा का क्षेत्र है, ठीक है, ये सुमात्रा है, और ये हमारा दक्षिणी अंडमान, सॉरी निकोबार, जिसे ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रेट चैनल स्थित है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है ना। तो ये सारी बातें रिलेट करके याद रखना है। अगला, किस बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? रहस्यवाद का, ये बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागसेन, नागार्जुन, आनंद या अश्वसेन, सॉरी अश्वघोष। तो बात यहाँ पे आती है आंसर अश्वघोष का। अश्वघोष के बारे में थोड़ी सी बातें जानना जरूरी है। जैसे अश्वघोष पाटलिपुत्र के थे, ठीक है ना, कहाँ के थे? पटना के। दूसरा अश्वघोष, तो अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति, और चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? आपको याद होगा कि हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, है ना, और अश्वघोष इसी के दरबार में थे। तो चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष बनाया गया था अश्वघोष को। और आप हमें बताइएगा चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भाग में बट जाता है, हीनयान और महायान, जो आगे जाके अशोक आएंगे और अशोक महायान संप्रदाय को अपनाएंगे, और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा महायान संप्रदाय के तहत की जाती है ना। आगे चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है, तो आराम से बैठे रहिएगा, सेट लगाइएगा, क्वेश्चन में पूछो उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। कोई दूसरा कोई नहीं आने वाला आपके लिए करने के लिए, आप ही करो नहीं तो मर जाओ, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जानते हो ना, चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन का कहना है कि अगर आप रहना चाहते हो इन्वायरमेंट यानी वातावरण में, तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई मदद करने वाला नहीं आने वाला। यहाँ लोग थोड़ा सा उपकार करके आपकी पूरी खुशी छीन लिया करते हैं, है ना। तो ये सारी बातें छोड़ देनी है, प्रैक्टिस करना है। ये पुस्तक है द गार्डनर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें से मैं क्लू आपको दे रहा हूँ एक, देखता हूँ आंसर बता पाते हो कि नहीं, और कौन जल्दी आंसर बता पाता है। वही व्यक्ति है जिनके पुस्तक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। आंसर लगा दिए होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ये पुस्तक के लेखक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है गीतांजलि, और इन्हीं पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1913 में, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते, ये तो पता है। भारत का एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ये सारी बातें तो आपको पता होगी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार कब किया गया था? यानी बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु होगा, ये बातें कब स्वीकार की गई थी? तो बाघों के संरक्षण के लिए बाघ अभियान चलाया गया था। कब? नवंबर 1972 में। और 1973 में 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आप जानते होंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ 1973 में पहली बार बाघों की गणना सबसे पहले यहीं से स्टार्ट की गई। वर्तमान में अगर देखा जाए तो बाघों की गणना में बाघ कितने हैं, तो बाघों की वर्तमान संख्या है 3682, जिसमें से सबसे ज़्यादा बाघ है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाए कि भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो टोटल है 56। और 56वां कहाँ खुला है, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो खुला है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या हमारी है 56। इतनी सारी जानकारी इससे मिल गई। अब आगे चलते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलना। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत की थी? अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत की थी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सबसे पहले भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली गई थी। ठीक है, विलियम बेंटिक कौन है? तो विलियम बेंटिक वही हैं जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। सती प्रथा का अंत होगा यहाँ पे। विलियम बेंटिक यही है जो 1830 में स्लीमैन की मदद से ठगी प्रथा का अंत किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विलियम बेंटिक वही हैं जिन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का आधार माना, और 1854 में सबसे पहले एक कमेटी आई जिसका नाम था वुड डिस्पैच कमेटी, और इस कमेटी ने सबसे पहले ये बोला कि भारत का इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। शिक्षा के लिए सबसे पहले कमेटी की स्थापना हुई थी 1854 में। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से और सारी बातें बनते हैं, लेकिन ये बातें दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। और कानून नंबर अगर पूछा जाए कि सती प्रथा का अंत का क्या था, तो कानून नंबर था 17। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? अब क्वेश्चन से ही लग रहा है ना कि ये दक्षिण भारत का होगा। हाँ, तो ऑप्शन में भी सारा का सारा नदी दक्षिण भारत से ही है। अब मारो क्या मारोगे? तो तिरुचिरापल्ली में एक क्लू देता हूँ, ये है हमारा केरला में। चलो मैं ये बता ही देता हूँ, ये केरला में है। अब ये आप बता सकते हो ये किस नदी के किनारे है? तो ये कावेरी नदी के किनारे है। कावेरी नदी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटका से निकलती है। और कर्नाटका से भी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, और ये तिरुचिरापल्ली कहाँ है? कावेरी नदी के तट पर है। कावेरी नदी के तट पर और भी सारे क्षेत्र स्थित हैं। केरल के तट को अगर पूछा जाए कि कौन से तट कहते हैं, तो केरल के तट को कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो बार बार पूछा जाता है। केरल में ही कार्डमम की पहाड़ी है ना, और केरल शिक्षा के मामले में अग्रणी है। ये सारी बातें आपको पहले से पता होगा। आगे चलते हैं। 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया था? लो, दूरदर्शन के बारे में पूछ रहा है जी। इसका आंसर होगा जॉन एल वेयर्ड। आंसर होगा ए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिसको आपको रटना पड़ेगा, आविष्कार और आविष्कारक से रटना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क के वास्तुकार कौन थे? न्यूयॉर्क को किसने बसाया था? तो न्यूयॉर्क के बसाने वाले व्यक्ति का नाम है मिनोर यावास्की। ठीक है, अब न्यूयॉर्क से रिलेटेड कुछ और बातें इसी तरीके से कि कौन किसने किसको बसाया था। जैसे ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? संसद भवन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जितने भी, जैसे में राष्ट्रपति भवन, ये भी सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आंसर आपको सीधे सीधे याद रखना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, कि कौन किसको कब बसाया था। जैसे पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, है ना। उसके बाद इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम यही रहने देते हैं। इसका आंसर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबीना एयरलाइन किस देश की सेवा है? अब बताओ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इरिटेट होगे और सेट को छोड़ के भाग जाओगे ना कि यार क्या पूछ रहा है। भागना नहीं है, इसको लड़ना है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हैं इन्फॉर्मेशन उसको जमा करना है। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के नज़दीक लेकर जाएगा, और प्रायोरिटी होना चाहिए एग्जाम निकालना। ठीक है, पैसे रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा, पैसा नहीं है तो आप बिना मतलब के हो। और बॉयज का मतलब होता है बॉयज इक्वल टू मनी, है ना। तो पैसा पे ध्यान दो, और पैसा तभी आएंगे जब एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट करके जमा करोगे। सबीना एयरलाइंस जो है वो बेल्जियम का है।
अब उससे रिलेटेड यानी इसी तरीके के एयरलाइन से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यहाँ पे है। जैसे मैं हंगरी का हंगेरियन है, पोलैंड का पोलिस है, रोमानिया का ट्रांसपोर्टरी है, स्पेन का। तो ये सारे तो अपवाद में हो गए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कैपिटल और करेंसी से, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि एटलीस्ट ये सारे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऑप्शंस, इसका कैपिटल और करेंसी आपको याद है कि नहीं। अगर याद है तो आप सेफ जोन में हो। और ऐसा क्वेश्चन एक आता है तो छूट ही जाएगा, फिर भी अपने तरफ से मेहनत करना है, ठीक है। AK-47 का आविष्कार किसने किया था? AK-47 के आविष्कारक कौन थे? AK-47 के बारे में कुछ बात करें। जैसे ये 1947 में ये आया था सामने ये बंदूक, और जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसका कहना है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी बंदूक का होता है, समझे, दुनिया में। AK-47 में एक बार में 30 राउंड फायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहा जाता है AK-47 एक मिनट में 600 राउंड तक फायर कर सकता है। ये सारी प्रॉपर्टीज है AK-47 का। अब बात करते हैं आविष्कारक का, तो ये मिखाइल क्लानिस्कोव, ये जो है वो AK-47 का निर्माण किए थे। आगे चलते हैं। विषुवतीय वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? विषुवतीय वन, तो विषुवतीय वन सबसे अधिक पाया जाता है, ऑप्शन के आधार पे मार दो आंसर। अगर अमेजॉन मार रहे हो तो बिल्कुल सही होगा। अमेजॉन दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, ब्राज़ील के क्षेत्र में। और ब्राज़ील में अमेजॉन भी है, ब्राज़ील में नील नदी भी है। अमेजॉन जो है ये धरती पर का 20% ऑक्सीजन ये खुद क्रिएट करता है, अकेले 20% ऑक्सीजन बनाता है। और ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है तो कोरोना में आप जान ही गए होंगे, है ना। हर चीज़ इंपॉर्टेंस होता है, किसी को भी आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा ओजोन, अमेजॉन के बारे में बात करें तो यहाँ पे नील नदी बहती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। और ब्राज़ील अपने आसपास में दक्षिण अमेरिका में जितने भी कंट्री है सबसे बाउंड्री शेयर करता है, बस एक इक्वाडोर को छोड़कर, और दूसरा चिली। ये दो ऐसी कंट्री है जो ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करती। बाकी दक्षिण अफ्रीका की जितनी कंट्रियां हैं वो ब्राज़ील से अपनी सीमा साझा करती है। ब्राज़ील में ही हुआ था रियो दी जेनेरियो सम्मेलन, रियो दी जेनेरियो सम्मेलन। और इसी में ये निर्णय लिया गया था कि हम क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसकी सुरक्षा के लिए प्रावधान आगे किए गए थे, ठीक है। और ये ब्राज़ील में ही है, ब्राज़ील के पूर्वी तट पर। आगे चलते हैं। जीवन के रासायनिक विकास का किसने प्रस्ताव रखा था? जीवन के रासायनिक विकास, तो यहाँ जीवन के रासायनिक विकास है, चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, या लेमार्क बाद का सिद्धांत नहीं है, तो आंसर होगा ओपेरिन, ठीक है। आगे चलते हैं। एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है, साइंस का क्वेश्चन है, तो इसमें इसकी स्थिति कैसी होगी? तो आप जब दरोगा में दौड़ने जाते हो तो दरोगा अपना देखो क्या करता है, आयोग सर्कल में दौड़वाता है ना, 4 चक्कर लगवाता है 1600 मीटर का। अरे प्रभु, सीधे सीधे 2 चक्कर या 1 चक्कर लगवा दो ना, सीधे स्ट्रेट। तो वो जानता है स्ट्रेट दौड़वाएंगे ना तो आराम से बच्चा इजीली कवर कर लेगा दिए हुए समय में, है ना। तो वो क्या करता है, सर्कल में दौड़वाता है। और सर्कल में दौड़ने से गति हमेशा बदलते रहती है, जब भी आप घूमिएगा तो आपकी गति में परिवर्तन आएगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इजिली आप इसे बना लिए होंगे। आगे, टेबल साल्ट, अब देखो ना कितना कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे, टेबल साल्ट पूछ रहा है। अरे सीधे सीधे पूछो ना, नमक का सूत्र क्या होता है, ये टेबल साल्ट का पूछ रहे हो। तो टेबल साल्ट का सूत्र नहीं होता है NaCl, सीधे सीधे पूछो नमक का सूत्र बताइए, बच्चा बता देगा। अब टेबल साल्ट पूछोगे तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है ना। हम लोग को एग्जाम निकालना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? देखो, तो ये पहली महिला पूछ रही जो बार बार पूछा जाता है, आंसर होगा लीला सेठ, ठीक है। आप में से कोई ये बता सकते हो, और बताना आप ही में से कोई एक बता दो कि ये लीला सेठ को किस उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बनाया गया था, वो उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। बाकी फातिमा बीबी और अन्ना चंडी के बारे में आप जानते होंगे। भारत में राष्ट्रगान की लघु रूप गाने का अवधि कितना है? राष्ट्रगान से रिलेटेड ढेर सारी बातें हैं, जैसे राष्ट्रगान को कब गाया गया था पहली बार, लिखा कौन है राष्ट्रगान को, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से कब इसे प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी पूछा जा रहा है लघु रूप, तो राष्ट्रगान को गाने में टोटल 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इसका लघु रूप पूरा करने में 20 सेकंड लगता है। संसद में जब सत्र चलती है तो सत्र जो स्टार्ट होता है ये राष्ट्रीय गान से स्टार्ट होता है, और जो खत्म होता है, सत्र जो समाप्त होता है, ये समाप्त होता है राष्ट्रीय गीत से।
ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, नहीं जानते हो तो नोट कर लेना। और राष्ट्रीय गान यहाँ पे गाने में 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है, 52 सेकंड का टाइम नहीं लगता है विशेष परिस्थिति में, ठीक है। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, ये आंसर हमें कमेंट में देना, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन से नृत्य गरीबों की कथक कली कही जाती है। अभी तो हम पिछले क्लास में एक क्वेश्चन करवा रहे थे कि इनमें से कौन से जानवर को गरीबों का गाय कहा जाता है, तो आंसर था बकरी। यहाँ बोल रहा है गरीबों का नृत्य कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन ना जमा करके रखना, ठीक है। ये होगा ओट्टम थुल्लन, इसे गरीबों का नृत्य कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो आया है कथकली और मोहिनी अट्टम। भारत का एकमात्र राज्य केरल है जहाँ 2 प्रकार का नृत्य है और दोनों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, तो दोनों को याद रखना, ठीक है। आगे, स्तनपायी जीवों में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाधान, साइंस का क्वेश्चन है, आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब का हिंदी बड़ा समस्या है ना कि हिंदी क्या होगा, डिंब वाहिनी इसका हिंदी होता है, तो आंसर होगा बी। आगे चले, भाग मत जाना छोड़कर पूरा करके जाना सेट, और देखना कि कितना मार्क्स आ रहा है। डायफ्राम किस में सहायक होता है, तो डायफ्राम लंग्स में होता है ना, और लंग्स क्या करते हैं, श्वसन में सहायता करते हैं, तो आंसर होगा श्वसन, ठीक है। आगे, भारत में डाक दिवस कब मनाते हैं। अब दिवस से तो क्वेश्चन एक रहेगा नो डाउट, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछना बनता है। तो डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अब बाकी जो डेट दिया है ना, अब इसको आप सर्च करो, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो अभी तक डाल चुका हूँ प्रैक्टिस सेट का, ऐसा सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व किया हूँ। अब ये तीनों का आंसर आप में सॉल्व करके बताना, थोड़ा काम किया करो। कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना कि जब 1977 में भारत रत्न को समाप्त किया गया था, भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 1954 में, और इस समय 3 व्यक्ति को दिया गया था भारत रत्न। और इसके बाद 1977 जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते तो भारत रत्न देने की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाती है। तो अगले बार जब 80 में इंदिरा गांधी बैठती है तो बोलती है अब भारत रत्न हम देंगे, फिर से देंगे, और 80 में फिर से भारत रत्न देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पूछा जा रहा है कि जब 80 में शुरू हुआ था उस समय सबसे पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था मदर टेरेसा को। अभी तक 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, मराठा शासन के आंतरिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई क्या थी, मराठा, शिवाजी, उसके बाद संभाजी, राजाराम, ताराबाई और साहू, इसके चारों ओर पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य घूमता है। और जब साहू गद्दी पर बैठते हैं तो पेशवा का पद क्रिएट करते हैं, बालाजी बाजीराव प्रथम, है ना। तो ये सारे पद क्रिएट होते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मराठा के आरंभिक दशकों में जो नापा जाता है भूमि, उसका राजस्व भूमि का नापने की प्रक्रिया क्या थी, तो ये इसे काठी के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। ऐसे काठी को गाँव में लकड़ी कहते हैं। आगे चलते हैं, मराठा, सरदेशमुखी और चौथ तो आपको याद होगा, है ना, 1/10 और 1/4। मार्च 1784 में मंगलौर की संधि किसके प्रभाव में हुई थी, मंगलौर की संधि, याद है ना जी, मंगलौर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसी समय हुआ था मंगलौर की संधि। टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली की मृत्यु होती है और टीपू सुल्तान मंगलौर की संधि अंग्रेजों से करता है, और ये थे मैकाटर्ने, इन्होंने ही टीपू सुल्तान से ये संधि करवाया था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज पराजित होते हैं, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि होती है। टीपू सुल्तान 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित होगा और मारा जाएगा, है ना। ये सारी बातें मैसूर साम्राज्य और मराठा साम्राज्य से आप लोग पढ़ रखे होंगे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बौद्ध धर्म की ब्रजियान शाखा के अंतर्गत बुद्ध यानी बोधि अस्तित्व की पत्नी का क्या नाम था, यशोदा। अरे महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम वही था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रजियान शाखा, और यशोदा यहाँ पे दिया भी गया है, आंसर गलत हो जाएगा, आंसर होगा तारा, ठीक है। तो ये सारी बातें भी करके रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुमार संभवम में किसकी जन्म का वर्णन किया गया है, कुमार संभवम, तो इसमें वर्णन किया गया है कार्तिकेय का। बस, कुमार संभवम की लेखक कौन है, जरा देखते हैं कौन कौन बता पाता है इसका आंसर, ठीक, ज़्यादा लेट नहीं करना है हम लोग को। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन लंबा चौड़ा आ गया है, डरना नहीं, करते हैं।
गुरु नानक का जन्म, इनमें से ढूंढना है कि सही क्या है, कथन पे विचार कीजिए, सत्य कथन पे। गुरु नानक का जन्म 1478 में हुआ था, नहीं सर 1469 में हुआ था। पहला तो गया भूया के खेत में। दूसरा, अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास किए थे, हाँ सर किए थे। गुरु अमरदास थे, याद है। और अमरदास की पत्नी थी जिनका नाम था बीबी भानी, और इन्हीं को अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दिया जाता है। और इसी जमीन पे गुरु रामदास क्या करते हैं, अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं, और अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को गद्दी दे देते हैं, है ना। और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो ठीक है, दूसरा सही है। तीसरा, फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था, जी हाँ। गुरु गोविंद दोहे खड़े काको लागो पाओ, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो ये भी आंसर सही है, ऑप्शन है। शीशगंज गुरु द्वारा 5वें गुरु के स्मारक है, नहीं सर ये 9वें गुरु के स्मारक है। और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिसको औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया था। कबूल करने के लिए बोला कि मुस्लिम धर्म स्वीकार करो नहीं तो तुमको मार देंगे। बोले मार दो तो मार दो, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। 4 दिन तक बेचारे यातना सहे, बाल नाखून सब कबाड़ दिया गया, लेकिन लास्ट में ये स्वीकार करने से मना कर दी और इनको मार दिया गया। तो आंसर होगा बी और सी लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन किससे संबंधित है? तो जैन दर्शन जो है वो सांख्य धर्म से संबंधित है, आंसर होगा सांख्य। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? इजी क्वेश्चन है, पहले भी आया होगा, सेट में लगा चुके होंगे यार। अप्सरा होगा, तो आंसर अप्सरा होगा। गीतांजलि एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? लो, और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला इनको। हावड़ा से मुंबई चलती है, ठीक है। और भारत में पहली बार ट्रेन कब चला था? 1853 में। कहाँ? मुंबई से थाने। ये सारी बातें याद रखना है। मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है कब? ग्लूकोज में शर्करा की मात्रा यानी चीनी की मात्रा कब बढ़ जाती है? तो खाना खाने के तुरंत बाद, यानी भोजन के तुरंत बाद। आगे, अमोनिया क्लोराइड का घोल क्या करता है? अमोनिया ना, तो अमोनिया एसिड है, और एसिड क्या करता है? लाल करता है। तो लिटमस पेपर को क्या करेगा? लाल कर देगा। आगे, प्रथम लोकसभा में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया? पता है राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने का क्राइटेरिया क्या है? और वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो उस समय 14 को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था, और वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। और राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए हम पॉलिटी लेकर आएंगे, पूरा पॉलिटी पे हम बात करेंगे, और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब लेकर आएंगे। तो आज हमारा जो सफ़र था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, बाय।